नमस्ते दोस्तों। इस तस्वीर को गौर से देखिए। क्या कहते हैं आप लोग इसे? डैंड्रफ। देखिए, डैंड्रफ बोल के कोई बीमारी नहीं होता है। डैंड्रफ एक साइन है। जिस बीमारी में डैंड्रफ सबसे कॉमनली दिखाई देता है उसको सेबोरिक डर्माटाइटिस बोलते हैं। लेकिन ये डैंड्रफ का एकमात्र रीजन नहीं है। और एक दूसरा बीमारी है जिसमें डैंड्रफ बहुत कॉमनली देखा जाता है, उसको स्कैल्प सोरियासिस बोलते हैं। जो तस्वीर मैंने आपको अभी दिखाया वो सेबोरिक डर्माटाइटिस का नहीं है। उस पेशेंट को स्कैल्प सोरियासिस हुआ है। जब हमारे स्किन के ऊपर सोरियासिस होता है तब पेशेंट्स बहुत जल्दी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन स्कैल्प सोरियासिस के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसका एक रीजन है। देखिए, डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेड सब्जेक्ट है। इसका बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है। हर वक्त हर दिन टीवी पे आप देखेंगे कि डैंड्रफ के ऊपर बहुत सारे एड्स चलते रहते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू के ऊपर, ये शैम्पू लगा लो, इससे डैंड्रफ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, डैंड्रफ सर में एकदम नहीं रहेगा, बाल अच्छे हो जाएंगे, तो बहुत आसानी से लड़की पट जाएगा। डोंट ब्लेम मी, जो टीवी पे दिखा रहा है वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि स्कैल्प सोरियासिस जब पहली बार होता है, इनिशियल स्टेज में वो दिखने में एकदम सेबोरिक डर्माटाइटिस की तरह ही लगता है, जिस वजह से पेशेंट्स उनमें एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का इस्तेमाल करते हैं। वो यूज करने से इनिशियली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर होता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। वो वैसे की वैसे ही रह जाता है। बाद में वो धीरे धीरे और बढ़ने लगता है और एक स्टेज के बाद एंटी डैंड्रफ शैम्पू का कोई भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। तब वो जाके डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन उस वक्त तक बॉडी के दूसरे जगहों में भी सोरियासिस के लेशंस आ जाते हैं, और नहीं तो स्कैल्प सोरियासिस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पिटेरियासिस एमियंटिशिया बोल के एक स्पेशल कैटेगरी है, उस जगह पे वो सिचुएशन पहुंच जाता है। देखिए, सेबोरिक डर्माटाइटिस और स्कैल्प सोरियासिस कंप्लीटली अलग दो बीमारियां हैं। इनके ट्रीटमेंट, इनके प्रोग्नोसिस, ये सब कुछ बहुत अलग है। तो इस वीडियो से मेरा यही कोशिश रहेगा कि आपके स्कैल्प में सेबोरिक डर्माटाइटिस हुआ है या स्कैल्प सोरियासिस हुआ है, ये आप खुद आसानी से बहुत जल्दी पहचान पाए और जितना जल्दी हो सके एक क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा के इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए जान लेते हैं कैसे हम स्कैल्प सोरियासिस को पहचान सकते हैं। देखिए, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट में सोरियासिस सबसे पहले उनके स्कैल्प में ही होता है, बॉडी में होने से पहले। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत दिनों तक वो स्कैल्प में ही रह जाता है, बॉडी में नहीं फैलता है। तो स्कैल्प सोरियासिस को पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में पूरे स्कैल्प में डिफ्यूज तरीके से ये फैल जाता है, और कुछ पेशेंट्स में ये स्कैल्प के डिफरेंट एरियाज में पैचेस में रहता है। मतलब कुछ कुछ प्लग्स इधर उधर स्कैल्प के डिफरेंट एरियाज में हम देख सकते हैं। इसके जो प्लग्स होते हैं वो नॉर्मल हमारे स्किन में जो प्लग सोरियासिस होता है उसके तरह ही दिखता है। इसमें एक शार्प मार्जिन होता है। जब ये लोकलाइज रहता है तो गोल गोल प्लग्स की तरह दिखते हैं, जिसके ऊपर सिल्वरी स्केल्स दिखते हैं। वो स्केल डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। इनिशियल स्टेज में स्केल्स छोटे छोटे होते हैं, बाद में स्केल्स बड़े बड़े हो जाते हैं। और जब डिफ्यूजली पूरे स्कैल्प में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है तब भी इसके जो पपड़ी यानी स्केल्स रहते हैं वो सेबोरिक डर्माटाइटिस के जो स्केल्स या पपड़ी रहते हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा ही होता है। पर कंघी करने से स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ की तरह सोरियासिस में भी दिखता है, जैसे सेबोरिक डर्माटाइटिस में दिखता है। इसीलिए पेशेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और वो इन दोनों बीमारियों को अलग नहीं कर पाते हैं। स्कैल्प सोरियासिस के प्लग्स में बहुत ज्यादा खुजली भी होता है। उस वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा स्कैल्प को स्क्रैच करते हैं। और स्किन में प्लग सोरियासिस में जैसे होता है, बहुत ज्यादा स्क्रैचिंग करने के बाद एक समय के बाद उनमें से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही स्कैल्प सोरियासिस में बहुत ज्यादा स्क्रैचिंग करने के बाद वहां से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर स्कैल्प सोरियासिस बहुत दिनों तक अनट्रीटेड कंडीशन में रहता है तो उसके जो पपड़ी होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक यानी मोटे हो जाते हैं, और वो एक साथ बहुत सारे बालों के साथ चिपके हुए रह सकते हैं, जिस कंडीशन को पिटेरियासिस एमियंटिशिया बोलते हैं। लेकिन पिटेरियासिस एमियंटिशिया के और भी बहुत सारे रीजंस है। ये एक अलग ही टॉपिक है जिसके ऊपर एक अलग वीडियो में विस्तार में डिस्कस करेंगे। अब सबसे अहम बात, कैसे हम स्कैल्प सोरियासिस को सेबोरिक डर्माटाइटिस से अलग कर सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सोरियासिस का एक शार्प बॉर्डर होता है जो कि सेबोरिक डर्माटाइटिस में नहीं रहता है। स्कैल्प में सोरियासिस जब कुछ कुछ एरियाज में रहता है तब ये कुछ दिखने में ऐसे होते हैं, राउंड राउंड शेप के प्लग्स जिसका एक शार्प बॉर्डर होता है। पर जब स्कैल्प सोरियासिस पूरे स्कैल्प में फैल जाता है तब भी आप उसका बॉर्डर देख सकते हैं जो कि हेयर लाइन के थोड़ा सा बाहर निकल आता है।
इस बॉर्डर को देख के ही हम सबसे आसानी से स्कैल्प सोरियासिस को पहचान सकते हैं। इसको छोड़ के अगर शरीर के दूसरी जगहों में सोरियासिस के लेशंस पाए जाते हैं तो हम अनुमान कर सकते हैं कि स्कैल्प में जो डैंड्रफ हमें दिखाई दे रहा है वो सोरियासिस के वजह से ही हुआ होगा। नॉर्मली तो इस बीमारी में कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, हम क्लिनिकली इस बीमारी को देख के ही डायग्नोज करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कैसे हम इस बीमारी को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली मैं इस बीमारी को कैसे ट्रीटमेंट करता हूं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर स्कैल्प में कुछ कुछ एरियाज में छोटे छोटे प्लग्स दिखाई देते हैं तो मैं सिर्फ टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लोशन का ही इस्तेमाल करता हूं। वो मैं पेशेंट को हर दिन नहाने के बाद और रात को सोने से पहले स्कैल्प पे जहां जहां पे लेशंस है उसके ऊपर लगाने के लिए बोलता हूं। इससे काफी आसानी से बहुत जल्दी ही ये बीमारी ठीक हो जाता है। कभी कभी जब वो जो प्लग्स होते हैं उनके ऊपर का पपड़ी यानी स्केल बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है तब टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ सैलिसिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन लोशन मिलता है, वो दिन में 2 बार करके लगाने के लिए बोलता हूं। उससे काफी इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन जब स्कैल्प सोरियासिस डिफ्यूजली पूरे स्कैल्प में फैल जाता है तब सिर्फ टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लोशन देके इसको ठीक कर पाना मुश्किल होता है। उस वक्त मैं क्या करता हूं, कोल्टार कंटेनिंग एक शैम्पू से हफ्ते में 3 दिन करके शैम्पू करने के लिए बोलता हूं और उसके बाद जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड और सैलिसिलिक एसिड कॉम्बिनेशन का लोशन है वो हर रोज दिन में 2 बार करके लगाने के लिए बोलता हूं। और इसके साथ अगर बहुत ज्यादा खुजली होता है पेशेंट में तो खुजली को कम करने के लिए भी खाने का दवाई मैं देता हूं। अब कुछ चीजें आप लोगों को याद रखना होगा, वो ये है कि कोल्टार कंटेनिंग जो शैम्पूस होते हैं वो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब नहीं दिया जा सकता। और 12 साल के नीचे के बच्चों में भी मैं कोल्टार कंटेनिंग शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करता हूं। इसके साथ सैलिसिलिक एसिड कॉम्बिनेशन जो सॉल्यूशंस होते हैं या लोशंस होते हैं वो भी प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में और 6 साल के नीचे के बच्चों में मैं कभी यूज नहीं करता हूं। कौन से टाइप का टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लोशन देना है वो भी पेशेंट के एज, वो उनका स्कैल्प का कंडीशन कैसा है, कितना ज्यादा हुआ है उनको सोरियासिस, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करके मैं निर्धारण करता हूं। जब टॉपिकल लोशन यानी लगाने वाले दवाइयों से ये बीमारी ठीक नहीं होता है तब कुछ खाने का दवाई भी देने की जरूरत पड़ता है, लेकिन ये रेयरली होता है। नॉर्मली तो टॉपिकल लगाने वाले लोशन, शैम्पू, इनसे ही ये बीमारी ठीक हो जाता है। पर जब नहीं होता है तब तो खाने का दवाई देना ही होता है। लेकिन कौन सा खाने का दवाई कौन से पेशेंट में देना है ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। केस टू केस बेसिस पे पेशेंट को और कोई बीमारी है या नहीं, उनका एज क्या है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करके हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा खाने का दवाई देना है। तो इस बारे में यहाँ पे ज्यादा बात करने से फायदा नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि जितना अर्ली स्टेज में आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को ये बीमारी दिखाएंगे उतनी ही आसानी से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तब आपको कोई भी खाने का दवाई का जरूरत शायद ना ही पड़े। तो अगर आपको ऐसा कोई बीमारी है तो जितना जल्दी हो सके क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाए और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।